हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था सामान्य कार्यवाही, उसमें हम देखेंगे आज निंदा प्रस्ताव क्या होता है। ठीक है। जो निंदा प्रस्ताव होता है ये हमेशा जो विपक्ष पार्टी होती है उसके द्वारा लाया जाता है ना। किसी भी मंत्री के खिलाफ ला सकते हैं जो विपक्ष की पार्टी है ना, जो जिसकी सरकार है उसके लिए वो किसी भी एक मंत्री के खिलाफ ला सकते हैं या सारे मंत्री के या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी वो ला सकते हैं। जो निंदा प्रस्ताव लाते हैं, कौन लाता है? हमेशा विपक्ष लाता है। ठीक है, विपक्ष लाता है। और किसी भी मंत्री या मंत्रियों या संपूर्ण मंत्रिपरिषद ठीक है, ये किसी एक मंत्री के खिलाफ भी ला सकते हैं, किसी और सारे मंत्रियों के खिलाफ भी ला सकते हैं या पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी अपना निंदा प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात होगी, अगर ये प्रस्ताव लेके आ रहे निंदा प्रस्ताव तो इनको क्या देना होगा? इनको कारण देना होगा कि हम क्यों निंदा कर रहे हैं। अब बात आती कारण क्यों देना पड़ेगा। अब भाई किसी की बुराई करनी अच्छी बात तो है नहीं ना, किसी की भी निंदा नहीं कर सकते। अगर किसी मंत्री के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं उसके ऊपर तो उनके कारण देना जरूरी होगा कि मंत्री ने क्या गलती की है ना, या सारे मंत्री ने क्या किया, या संपूर्ण मंत्रिपरिषद पर अगर उंगली उठा रहा है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने क्या किया है, इसका उन्हें पहले कारण देना होगा। अगर स्पीकर को लगता है ना, अगर स्पीकर को लगता है कि इसका कारण सही है तो स्पीकर की जब अनुमति स्पीकर दे देता है तब निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है। अगर मान लीजिए पारित हो गया, फिर क्या होगा? जब पारित होगा उसके बाद वही होगा चर्चा, पहले चर्चा होगी है ना। जो निंदा प्रस्ताव होगा उस पर पहले चर्चा की जाएगी, फिर मतदान होगा। जो चर्चा होगी, अगर किसी मान लीजिए एक मंत्री के खिलाफ हुआ है तब भी चर्चा की जाएगी, या मंत्रियों के खिलाफ या मंत्रिपरिषद। वैसे अगर मान लीजिए एक भी मंत्री हैं लेकिन अगर वो सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया तो समझ लीजिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया गया, क्योंकि अगर एक मंत्री की बुराई होगी तो मान लीजिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद की भी बुराई हो रही है वहां पे। ठीक है। अगर मान लीजिए फिर चर्चा होता है और मतदान होता है, अगर पारित हो जाता है, ठीक है, अगर ये पारित हो जाता है, मान लीजिए अगर ये पारित हो जाता है और पारित ना होता है, अगर ये पारित हो जाएगा तो जो कार्य होगा वो बहुत निंदनीय होगा। कार्य जो होगा, कार्य निंदनीय होगा, है ना। या किसी मंत्री के खिलाफ होगा तो कार्य निंदनीय होगा, जो मंत्री ने कार्य किया होगा वो निंदनीय होगा, या संपूर्ण मंत्रिपरिषद का होगा तो इससे क्या होगा, क्या कहलाएगा कि सदन इनके कार्य से खुश नहीं है, निंदनीय है। अगर मान लीजिए पारित नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार एंजॉय करती रहेगी, उसने कोई गलती नहीं करी है ना, कोई काम निंदनीय वाला नहीं किया है अगर पारित नहीं होता है। और मान लीजिए अगर पारित होता है तो ये कार्य निंदनीय माना जाएगा, लेकिन इस पे सरकार के हेल्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कि किसी भी मंत्री का जो सदस्यता है वो नहीं जाएगी, मंत्री की सदस्यता बनी रहेगी। बस क्या होगा, एक निंदनीय हो जाएगा कि सदन क्या कहेगा कि जो इन्होंने काम किया है बहुत निंदनीय काम है, और जो इन्होंने कार्य किया है उसे बदलना पड़ेगा उसको, है ना। इतना निंदनीय कार्य है कि इसको बदलना होगा, बाकी पार्टी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं होगी निंदा प्रस्ताव में। और निंदा प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। निंदा प्रस्ताव हमेशा विपक्ष द्वारा लाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, प्री में भी पूछा जा सकता है। तो जितनी भी चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए, तो ध्यान से उसको सीखते चलिएगा एक एक करके। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इसके बाद विश्वास प्रस्ताव के बाद जो हमारा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव के बाद हमारा है विश्वास प्रस्ताव। चलिए देखते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या होता है। और जो विश्वास प्रस्ताव होता है ये हमेशा हमेशा सरकार द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव, है ना, कॉन्फिडेंस मोशन। अभी तक हमने क्या देखा, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, या फिर अभी इसके पहले हमने जो चर्चा की इससे का कौन विपक्ष लेके आता है, निंदनीय प्रस्ताव जो होता है, निंदा प्रस्ताव, ये सब विपक्ष लेके आ रहा था। या जो हमने ध्यानाकर्षण पढ़ा था वो संसद सदन का कोई भी एक सदस्य लेके आ रहा था। लेकिन जो विश्वास प्रस्ताव होता है ये कौन लेके आता है? ये खुद सरकार लेके आती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आता है? सरकार द्वारा प्रस्तुत होता है।
सरकार द्वारा प्रस्तुत होता है। सरकार क्यों लेके आती है? सरकार इसलिए लेके आती है कि वो सामने वाले विपक्ष पार्टी पे दबाव बनाना चाहती है कि जो हम है ना, वो लोकसभा पे हमारा विश्वास पूरी तरह से बना हुआ है और हमें कोई गिरा नहीं सकता है, ये विश्वास दिलाने के लिए लेके आती। वैसे कोई भी सरकार इतनी जल्दी से विश्वास प्रस्ताव नहीं लेके आती। जब उसे लगता है कि हमारे जितने भी है ना, जितने भी विधायक हैं सब हमारे कंट्रोल में हैं, हमारी तरफ हैं, तभी जाके वो विश्वास प्रस्ताव लेके आती है। और क्यों नहीं लाती है? अगर मान लीजिए विश्वास प्रस्ताव नहीं होगा तो उनकी सरकार भी गिर सकती है, इसलिए वो जल्दी से विश्वास प्रस्ताव लेके नहीं आती है। और जो विश्वास प्रस्ताव होता है हमेशा लोकसभा में होता है, ठीक है, हमेशा लोकसभा में पारित होता है। और क्यों लेके आते हैं? मैंने बताया कि विश्वास दिखाने के लिए, है ना, लोकसभा के प्रति इनका विश्वास बना हुआ है, तो विश्वास दिखाने के लिए लेके आते हैं। विश्वास दिखाने के लिए एक दबाव बनाते हैं अपने विपक्ष के ऊपर कि देखो हम लोकसभा पे अपना विश्वास बनाए रखे हैं, तो आप ज्यादा मत बोलिए, है ना। जो विपक्ष की पार्टी कूदती हैं तो उनको दिखाने के लिए, बस उनको शांत कराने के लिए कि अभी हम विश्वास बनाए हुए हैं लोकसभा पे, ठीक है, इसलिए ये लेके आते हैं। फिर मान लीजिए अगर विश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं तो फिर इस पे भी चर्चा होगी, है ना, सदन में इसके ऊपर भी चर्चा होती है। चर्चा के बाद फिर मतदान होता है। और मान लीजिए अगर मतदान हो रहा है, मान लीजिए अगर ये पारित हो जाता है, अगर ये पारित हो जाता है, अगर पारित नहीं होता है, दो ही हो सकता है, या तो पारित होगा या तो पारित नहीं होगा। अगर पारित हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सरकार लेके आई है। अगर पारित हो गया विश्वास प्रस्ताव तो सरकार बनी रहेगी, सरकार एंजॉय करती रहेगी, ठीक है, सरकार बनी रहेगी। अगर ये पारित हो जाता है, विश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार बनी रहेगी, जिस प्रकार से वो कार्य कर रही है वो करती रहेगी। अगर मान लीजिए कि जो ये विश्वास प्रस्ताव है पारित नहीं होता है, तब क्या होगा? अगर पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी, है ना। बहुत जगह गिरती है सरकार, बहुत सारे कारणों से गिर जाती है सरकार। तो यहाँ पे भी सरकार को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ जाएगा अगर पारित नहीं होती है तो। इसलिए जो सरकारें होती हैं जल्दी से विश्वास प्रस्ताव लेके आती ही नहीं, मान लीजिए लेके आती ही नहीं है कभी, ठीक है, क्योंकि इसके जो कारण है ना, जो इसका परिणाम है बहुत गंभीर होता है कि सरकार भी गिर जाने का भय हमेशा बना रहता है। उनको किसी के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं होता है ना, कि कब जाके कौन सा विधायक उनका चेंज हो जाए। तो पारित अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट उनकी जो सरकार है वो चलती रहेगी। अगर पारित नहीं होता है तो फिर उनकी सरकार गिर जाएगी, उनको त्यागपत्र देना पड़ जाएगा, ठीक है, भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्वास प्रस्ताव हमने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं हम लोग कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है ना, व्यवस्था का प्रश्न। विश्वास प्रस्ताव के बाद जो हमारा है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, या हम कह सकते हैं इसको व्यवस्था का प्रश्न है। तो कुछ कुछ पॉइंट जो होते हैं उनको इंग्लिश में, आप कुछ जो टर्म होते हैं कुछ इंग्लिश में भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक ही इंग्लिश जो वर्ड रहता है उसके बहुत सारे हिंदी मीनिंग निकलते हैं। तो आप कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आप अंग्रेजी में ही याद करें, ठीक है। जैसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो गया, अब हिंदी में लिख के आगे व्यवस्था का प्रश्न तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों चीजें, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप समझ के चलिएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है यह किसी भी सदस्य द्वारा दिया जाता है, किसी भी सदस्य द्वारा, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है किसी भी सदस्य द्वारा लिया जाता है। अब बात आती है पॉइंट ऑफ ऑर्डर आखिरकार होता है और किस लिए होता है। तो एक कार्यवाही को नियमानुसार चलाने के लिए, जो सदन की कार्यवाही है, ठीक है, सदन की कार्यवाही को नियमानुसार चलाने के लिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का यूज कब होता है? सदन की कार्यवाही को नियमानुसार चलाने के लिए। अब मान लीजिए कि
अगर सदन में कोई भी किसी भी चीज पे, है ना, किसी भी चीज पे चर्चा चल रही है, किसी भी प्रावधान पे चर्चा चल रही है, और कोई भी जो सदन का सदस्य है वो उसके बारे में चर्चा कर रहा है, कोई भी मंत्री उसके बारे में कुछ बता रहा है, अगर किसी भी सदस्य को, जो सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं उनमें से किसी को भी लगता है कि ये जो सदन का नियम जिस हिसाब से चलता है, हजारों नियम है ना, सदन को चलाने के लिए हजारों नियम है, अगर उस किसी भी सदस्य को ऐसा लगता है कि जो मंत्री बोल रहा है वो सदन के नियम के खिलाफ बोल रहा है, तो अपना हैंड रेज कर सकता है ना, जहां पे बैठता है अपना हैंड रेज करेगा। जैसे हैंड रेज करेगा तैसे ही जो स्पीकर होगा वो कार्यवाही को रोक देगा, वहीं बीच में ही रोक देगा और उससे पूछेगा भाई क्या तकलीफ है तुम्हें, है ना, हाथ क्यों ऊपर क्यों, क्या गलती हो रही है। तो जो व्यक्ति भी अपना हाथ ऊपर किया रहेगा, जो सदस्य भी अपना हाथ ऊपर किया रहेगा, तो समझाएगा, है ना, नियम की वो व्याख्या करेगा कि जो मंत्री जी बोल रहे हैं उसमें क्या गलती है, सदन का किस नियम का खिलाफ बोल रहे हैं, किस नियम का पालन नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ जो व्यक्ति भी हैंड रेज किया रहेगा उसको समझाना पड़ेगा पूरे सदन में। अगर उसने सही बताया होगा, अगर सही बताया होगा तो जो स्पीकर होगा उसी के हिसाब से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो किसी भी सदस्य द्वारा लाया जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, किस लिए होता है, नियम की सही व्याख्या के लिए। ठीक है, नियम की व्याख्या कौन करेगा, जो सदस्य ने हैंड रेज किया है ना वही करेगा, सदस्य द्वारा। अगर उसको लगता है कि जो मंत्री जी बोल रहे हैं उसमें सदन की जो कार्यवाही के जितने नियम बनाएंगे उस नियम के पालन नहीं कर रहे हैं मंत्री जी, तो अपना हैंड रेज करेगा और परमिशन लेगा, उसकी कार्यवाही को रोका जाएगा। स्पीकर जो होंगे ना वो उसकी कार्यवाही, सदन की कार्यवाही को तुरंत रोकेंगे और उस सामने वाले व्यक्ति से, सदस्य से पूछेंगे भाई क्या दिक्कत है, किस नियम का पालन गलत चल रहा है। तो जो हैंड रेज किया रहेगा जो सदस्य, वो खड़ा होकर बताएगा कि किस नियम का पालन सही से नहीं हो रहा है, क्या गलती हो रही है, और उसकी वो व्याख्या खुद करेगा जिस व्यक्ति ने हैंड रेज की होगी। तो ये समझ में आ गया पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। अब इसके बाद देखते हैं व्हिप। हमने व्हिप समझा हुआ है ना, जब दल बदल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था व्हिप क्या होते हैं। चलिए फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए देखते हैं हम लोग व्हिप क्या होता है। व्हिप, ठीक है, व्हिप हमने बताया था वहां पे भी कि एक राजनीतिक दल का पदाधिकारी होता है, एक राजनीतिक दल का पदाधिकारी होता है ना। हर एक पार्टी जितने भी दल होते हैं सब में एक ना एक पदाधिकारी होता है, उसे ही व्हिप बोलते हैं, है ना। हमने समझा था कि ये कोई व्यक्ति होता है, जो व्हिप होता है किसी एक व्यक्ति को बोला जाता है जो हर एक राजनीतिक पार्टी में होते ही हैं। अब किस लिए होते हैं, इसलिए रखे जाते हैं कि सदन में जो दल के सदस्य के बीच में अनुशासन बनाए रखें। सदन में दल के सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखें। ठीक है, व्हिप को किस लिए रखा जाता है कि सदन में दल के, जो हर एक पार्टी का एक दल होता है, राजनीतिक दल का हर एक दल में क्या होते हैं, व्हिप रखे जाते हैं। तो सदन में जो दल होता है उसके सदस्यों के बीच अनुशासन बनाने के लिए ही व्हिप को रखा जाता है, वो पद दिया जाता है व्हिप का पद। ठीक है, अब बात आती है कि व्हिप क्या देखता है कि अनुशासन बना रहे, और ये भी चेक करता है कि मान लीजिए कोई भी, जैसे चर्चा और मतदान तो होता ही है ना, मतदान होता है, चर्चा होती है सदन में। अगर मान लीजिए जो मतदान कराना है और जो पार्टी का अध्यक्ष होगा उसने बोला है कि जो चर्चा चल रही है हम इसके खिलाफ मतदान करेंगे, ठीक है, हम इसे पारित नहीं होने देंगे, लेकिन उसी में से जिस पार्टी का अध्यक्ष ने बोला है कि हम इसे पारित नहीं होने देंगे, उसी पार्टी के किसी सदस्य ने, है ना, किसी भी सदस्य क्या कहता है कि मैं तो पारित होने दूंगा भाई, मैं नहीं रोकूंगा, मुझे सही लग रहा है। तो पार्टी के अध्यक्ष की बात नहीं मानता है। अगर ये किसकी जिम्मेदारी, व्हिप की जिम्मेदारी है, वो देखता रहता है कि कौन इधर उधर हो रहा है। अगर उसको लगता है कि जो एक सदस्य है, जो हमारा एक सदस्य है वो पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो ये बात जाके वो पार्टी अध्यक्ष को बताता है। अगर पार्टी का अध्यक्ष उस व्यक्ति को, उस सदस्य को माफ कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, माफ कर दिया भाई, इस बार गलती कर दी, इस बार नहीं करना, माफ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी का अध्यक्ष उस व्यक्ति को, उस सदस्य को अगर माफ नहीं करता है, तो अगर अपनी पार्टी की दल से उसको निकाल देता है, तो तुरंत ही उसकी जो
संसद की सदस्यता है वो तुरंत ही चली जाएगी, है ना। लोकसभा की सदस्यता तुरंत ही समाप्त हो जाएगी अगर पार्टी का अध्यक्ष उसे निकाल देता है अपनी पार्टी से, ठीक है। तो इसके जो परिणाम होते हैं बहुत गंभीर होते हैं। तो व्हिप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसका क्या होता है कि दल के अध्यक्ष के निर्देशों का सदन में पालन करना होता है। दल के अध्यक्ष की बात का पालन कराता है ना, कि जो दल का अध्यक्ष कहेगा वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख रेख कौन करता है, व्हिप करता है। अगर कोई भी सदस्य नहीं कर रहा है तो उसका शिकायत हो जाके पार्टी अध्यक्ष से कर सकता है और पार्टी अध्यक्ष उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, इसलिए व्हिप रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी कि एक राजनीतिक दल का एक पदाधिकारी होता है ना, एक व्हिप क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, ठीक है, एक सदस्य होता है, उसे आपस के किसी एक सदस्य होता है, पार्टी का सदस्य ही होता है, उसे व्हिप बनाया जाता है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, पेरे में पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना, कि व्हिप क्या होता है भाई। तो व्हिप एक राजनीतिक दल का पदाधिकारी होता है, ठीक है। और किस लिए रखा जाता है कि सदन में दल के सदस्यों के बीच अनुशासन बना रहे और जो दल के अध्यक्ष ने जो बात कही है ना, जिस बात का वो पालन करने के लिए कह रहा है, सदन में उसका पालन करने के लिए बोला है और उसका पालन नहीं हो रहा है तो उसकी देखरेख करने के लिए रखा गया है, ठीक है। तो व्हिप आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से चलिएगा इसको देखते हुए। अब देखते हैं गिलोटिन क्या होता है। व्हिप हमने समझ लिया, वैसे हमने इसके बारे में पढ़ रखा था, है ना, जब हम दल बदल पढ़ रहे थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके आप देख सकते हैं, अभी मैं लिंक दे दूंगा उसका भी आपको। तो अब देखते हैं गिलोटिन क्या होता है ना, नया नाम लग रहा होगा, पहली बार सुना होगा गिलोटिन। तो ऐसे ऐसे भी नाम भी हमारे सदन की कार्यवाही में चलते हैं, गिलोटिन। तो गिलोटिन होता है दोस्तों कि बिना चर्चा के मतदान हो जाता है। इसमें बिना चर्चा के मतदान होता है। अभी तक हमने जितने भी प्रस्ताव देखे उसमें हमने क्या देखा कि पहले चर्चा हो रही है, फिर जाके मतदान हो रहा है, फिर देखा जाता है कि पारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन गिलोटिन में ऐसा नहीं होता है, इसमें चर्चाएं नहीं कराई जाती, इसमें चर्चा नहीं होता है, बिना चर्चा के ही मतदान हो जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जब कोई भी, है ना, कोई भी या नियम, कोई भी कानून अगर जल्दी से जल्दी पारित कराना होगा, है ना, कोई भी प्रावधान अगर जल्दी से पारित कराना होगा तो उसमें क्या करते हैं लोग, चर्चा नहीं करते, डायरेक्ट मतदान करा लेते हैं, है ना, क्योंकि चर्चा मतदान कराने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और कोई भी नियम को अगर एक दिन में पारित कराना हो, किसी भी कानून को एक दिन में पारित कराना है तो गिलोटिन के माध्यम से वो जल्दी से पारित करा देते हैं, एक ही दिन के अंदर, ठीक है। ये हो गया गिलोटिन। गिलोटिन का बस इतना मतलब है कि बिना चर्चा के मतदान हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, फिर में पूछ सकता है। अब देखते हैं इसके बाद कि कंगारू समापन। इसके बाद जो हमारा है वो है कंगारू समापन। समापन मान लीजिए ये भी एक प्रकार से, गिलोटिन भी एक समापन है, क्योंकि मतदान ही लास्ट होता है ना, चर्चा के बाद मतदान हो गया तो सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। तो जो कंगारू समापन है इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मात्र महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा होती है, मात्र महत्वपूर्ण प्रावधान पर चर्चा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मात्र महत्वपूर्ण प्रावधान पर चर्चा होगी। तो जैसे आपने देखा होगा कंगारू एक जगह से उछलता है, फिर दूसरी जगह इतना गैप छोड़ देता है ना बीच में, फिर यहां से उछला फिर इतना गैप छोड़ दिया। उसी प्रकार से मात्र महत्वपूर्ण प्रावधान, मान लीजिए किसी भी कानून को पारित कराना है तो बहुत सारे प्रावधान होते हैं, 150 से ज्यादा प्रावधान होते हैं। तो क्या करता है कि पहले देख लेते हैं, पहला प्रावधान देख लिया, फिर डायरेक्ट कूद गए 40वें प्रावधान पे, है ना, फिर यहां से कूद गए 60 देख लिया, फिर यहां से कूद लिए 110 पहुंच गए। तो इस प्रकार से मतलब एक को छोड़ के एक जल्दी जल्दी देख लिया, उसे क्या कहेंगे, कंगारू समापन, क्योंकि कंगारू एक जगह से कूदता है तो अपनी इतनी दूरी छोड़ देता है, उसी प्रकार से इसलिए इसका नाम कंगारू समापन रख दिया गया, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान पर ही चर्चा की जाती है, सब प्रावधान पर चर्चा नहीं होती है, ठीक है, उसे ही कंगारू समापन कहते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए देखते हैं कुछ नियम के बारे में हम समझ लेते हैं, जो कार्यवाही चलाने में, सामान्य कार्यवाही में आता है जो नियम, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ नियम के बारे में देखते हैं। जो हमारा पहला नियम है, नियम 377, इंपॉर्टेंट है,
जो नियम है हमारा 377 इंपॉर्टेंट है। तो नियम 377 क्या कहता है कि लोकसभा का जो सदस्य है वो निर्वाचन क्षेत्र संबंधी विषय उठा सकता है। ठीक है, जो लोकसभा सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से आया हुआ है वो निर्वाचन क्षेत्र संबंधी विषय उठाना, उसको लोकसभा सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से है, निर्वाचन क्षेत्र संबंधी विषय उठाना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ नियम 377 के अनुसार अगर कोई भी मान लीजिए विधायक है जो निम्न क्षेत्रों से आता है और वहां का जो प्रशासनिक अधिकारी है उसकी बात नहीं मानता है, लोगों की बात नहीं सुन रहा है ना, वो सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो जो वहां का विधायक होगा वो डायरेक्ट नियम 377 के तहत सदन में अपनी बात को रख सकता है। अपने क्षेत्र में उसको क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या जरूरतें हैं, उसको वो अपने डायरेक्ट सदन में कह सकता है नियम 377 के अनुसार, है ना। कुछ जो होते हैं प्रशासनिक अधिकारी किसी की बात नहीं सुनते, है ना, विधायक की बात नहीं सुन रहे, सांसद की बात नहीं सुन रहे, मंत्री की बात भी नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे विषयों की चर्चा के लिए वो कहाँ जाता है? संसद में जाता है। तो इसलिए नियम बनाया गया है नियम 377 कि लोकसभा का जो सदस्य होगा अपने क्षेत्र में जिसको जो भी उसकी समस्या है उस समस्या को आके सदन में बता सकता है। ठीक है, उसको जो जरूरतें हैं। तो नियम हो गया 377। अब देख लेते हैं एक नियम और, नियम 184। नियम 184। अब देखते हैं नियम 184 क्या होता है। और एक नियम है 193, नियम 193। जो नियम 184 होता है इसमें क्या होता है? चर्चा की जाती है ना। किसी भी कानून को पारित कराना होगा तो पहले चर्चा होती है फिर मतदान होता है, ये तो नॉर्मल है ना, ऐसा होता ही है। लेकिन जो नियम 193 है इसमें क्या है? ओनली चर्चा होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। नियम 184 क्या है? इसमें चर्चा प्लस मतदान हो रहा है, लेकिन नियम 193 क्या है? इसमें चर्चा और मतदान, चर्चा तो हो रहा है ना, इसमें चर्चा हो रहा है बट मतदान नहीं हो रहा है। तो जो विपक्ष की पार्टी होती है वो अगर किसी भी बात पे चर्चा करनी होती है ना तो क्या कहती है कि नियम 184 के तहत आप चर्चा कीजिए, नियम 184 के तहत चर्चा कीजिए, क्योंकि उसमें चर्चा भी होगी और हम मतदान भी दे सकते हैं। क्या पता हमारा दिन अच्छा हो तो हम पार्टी को गिरा भी देंगे, सरकार गिरा देंगे। लेकिन जो मौजूदा सरकार रहती है वो क्या कहती है? नहीं सर, हमें तो नियम 193 के खिलाफ ही चर्चा करानी है ना, 193 के अनुसार ही चर्चा कराते हैं। तो जो मौजूदा सरकार होती है वो नियम 193 के खिलाफ चर्चा करवाती है क्योंकि उसमें मतदान नहीं होता है, उसको डर नहीं है। लेकिन जो विपक्ष की पार्टी होती है वो हमेशा कहती है कि भैया नियम 184 के तहत ही किसी भी बात पे चर्चा होगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट नियम थे हमारे सामान्य कार्यवाही में, आप इसको ध्यान रखिएगा। हमारी जो सामान्य कार्यवाही थी हमने समझ ली है, आज समाप्त हो गया हमारा सामान्य कार्यवाही। कल हम देखेंगे विधायी कार्यवाही क्या होती है ना, कानून बनाने की प्रक्रिया। कल हम समझेंगे कानून बनाने की प्रक्रिया। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ विधायी कार्रवाई के लिए। ठीक, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।